जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं अंकुर आप सभी का मेंटोर जैसे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई चल रही होगी। और ये वीडियो आज कोई पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है कि मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाऊं, लेकिन जो एसएससी जीडी का 2025 का जो एग्ज़ाम अभी लगा हुआ है, 4 फरवरी से उसका एग्ज़ाम स्टार्ट है। उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है भाई। अगर आपका कोई रिश्तेदार, कोई बड़ा भाई-बहन, छोटे भाई-बहन अगर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम फेस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर वहाँ तक शेयर करें। और हमारे जो मेंटोजी एसएससी या मेंटोजी ग्रुप जो हैं, जैसे टेलीग्राम है या व्हाट्सएप है, उनको जॉइन कर लीजिए। डेली अपडेट्स करंट अफेयर की या स्टैटिक जीके की वगैरह की जो भी अपडेट हैं डेली, हम वहाँ पर डालते हैं। सारा कंटेंट यूट्यूब पर नहीं डाला जाता, कुछ कंटेंट ऐसा है जो हैंड रिटन नोट्स वगैरह हैं, वो वहाँ पे डालते रहते हैं, ठीक है? वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बात करते हैं इस वीडियो की, तो इस वीडियो में खास क्या होने वाला है भई? देखिए, आपने अब तक अगर आप एसएससी जीडी के अगर आप बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट हैं, तो आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। कहीं से भी करा हो, लेकिन कंप्लीट कर लिया होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन। उसके बावजूद अगर आपके मन में घबराहट है या आपके मन में डाउट है कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा, या कट ऑफ इतनी ऊपर जाती है, तो हमारा क्या सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मेनली उन बच्चे के लिए थोड़ा डिमोटिवेट के दिन अभी डेज़ चल रहे हैं, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम से या मेरिट से बाहर हुए हैं। वो थोड़े हताश हैं और निराश हैं और अपनी एक लिमिट सेट कर देते हैं कि अगर हमसे यूपी पुलिस का ही एग्ज़ाम इतनी बड़ी भर्ती का नहीं निकला, तो हम जीडी का कैसे निकाल सकते हैं। उन सभी पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरी बात, हम जो आज मुख्य पॉइंट्स हैं, 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेकर आया हूँ आपके लिए कि जो हमें अवॉइड करने हैं एसएससी की प्रिपरेशन के लिए। अगर मैं अपने बारे में थोड़ी-सी डिटेल या थोड़ी-सी जानकारी दूँ, तो जब मैंने तैयारी शुरू करी थी, तो एसएससी एग्ज़ाम ही टारगेट था। और एसएससी के मैंने अभी तक लगभग 40 प्लस एग्ज़ाम दे चुका हूँ, जिसमें से काफ़ी हद तक सिलेक्शन भी हुए हैं। जैसे हम बात करें एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और एमटीएस। बाकी जो एसएससी कराती है दिल्ली पुलिस, वहाँ भी सिलेक्शन थे। फिर बाकी स्टेट एग्ज़ाम हैं, वहाँ पर भी। लेकिन मैं अभी जो आपके बारे में या आपको बताने वाला हूँ, वो बातें आपको नोट करनी है। और अपने बिहाफ़ पे मैं बता रहा हूँ कि भई कैसे एक एसएससी एग्ज़ाम को स्ट्रेटजी को बच्चा फ़ॉलो करता है, या जो बच्चा उसके नज़दीक होता है सिलेक्शन के, वो किन चीज़ों को अपने ध्यान में रखता है। आप भी इस वीडियो को ध्यान से सुनना, और उम्मीद है इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। घबराहट की बात नहीं है, मैं तसल्ली से बता रहा हूँ, तो आप भी बिल्कुल तसल्लीपूर्वक सुन लो। अगर कहीं डिस्टर्बेंस के क्षेत्र में या जगह पे बैठे हो, तो प्लीज़ एक बार एक सीट या एक लाइब्रेरी में जाकर शांति से इस वीडियो को पूरी देखना। उसके बाद अपना एनालाइज़ करना और खुद को परखना कि क्या हम इन चीज़ों को कर रहे थे अब तक, जो हम सिलेक्शन से वंचित थे। ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं आपको दिमाग में हिट करेंगी और बोलोगे कि हाँ, ये चीज़ें हम इन गलतियों को हम दोहरा रहे थे। एक बार मेरे कहने से एक एग्ज़ाम आप इस जो स्ट्रैटेजी है इसके बिहाफ़ पे देकर देखना। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप और एग्ज़ाम अपनी स्ट्रैटेजी के साथ या अन्य किसी टीचर की स्ट्रैटेजी के साथ दे सकते हो। उम्मीद है जो मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, उसको आप ध्यान से, गौर से सुनने वाले हैं। एसएससी जीडी 2025 के बारे में हम बात करेंगे। 4 फरवरी से इसका एग्ज़ाम लगा है। मेन चीज़ है 5 मिस्टेक व्हिच नेवर रिपीट्स। हमें 5 वो गलती जो कभी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान नहीं करनी, खासकर एसएससी एग्ज़ाम के लिए। हालाँकि एसएससी या अदर जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे यूपी पुलिस या स्टेट एग्ज़ाम या फिर यूपीएससी, ये वगैरह जो भी एग्ज़ाम है, उनकी स्ट्रेटजी या उनका जो सीरियस कैंडिडेट है, सबका फ़ोकस या सबका माइंडसेट एक सा ही होता है। वो आपको पता है, जिस दिन आप सिलेक्शन लोगे तो आपका माइंडसेट वही होगा जो उन बच्चों का हो चुका था। लेकिन ये चीज़ें हैं जो मैंने लिखी हैं, 5 मिस्टेक्स या 5 वो बड़ी गलतियाँ जो अक्सर बच्चा करता है, हम उनके बारे में बात करेंगे। अगर इनमें से आप एक भी गलती कर रहे हो, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन इस वजह से रुका हो। और अगर आप सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक हैं, तो जो पढ़ाई कर ली है, उसी से आप सिलेक्शन लेकर दिखाएँगे, ठीक है? 2 बातें और बता दूँ मैं आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले, कि सिलेक्शन कभी भी पढ़े-लिखे बच्चों का नहीं होता। पढ़े-लिखे बच्चों से मतलब है कि सभी पढ़े-लिखे बच्चों का ही सिलेक्शन नहीं होता। कभी-कभी आपने देखा होगा कि आपसे कम या आपसे कमज़ोर पढ़ने वाले बच्चों का भी सिलेक्शन होता है। तो फ़र्क क्या है? तो मतलब उनका होता क्यों है? उनकी वजह है कि उनका माइंडसेट, उनकी स्ट्रैटेजी, उनका टारगेट, उनका फ़ोकस, उनका गोल सेट होता है और एक बिल्कुल सटीक रणनीति के साथ वो काम करते हैं। जैसे स्मार्ट बोलते हैं ना, अभी आजकल जो हमारी ऑनलाइन स्टडी चलती है, हम इसको स्मार्ट स्टडी नहीं बोलते। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि क्या कि ऐसी अप्रोच जिसमें कम काम में उसका फल ज़्यादा मिले, या कर्म कम करो
और फल उसका ज़्यादा मिले, उस तरीके की बात को हम स्मार्ट वर्क बोलते हैं। ठीक है? मेहनत तो गधे भी करते हैं और मेहनत घोड़े भी करते हैं, लेकिन दोनों की मेहनत में फ़र्क है, हम उसी चीज़ को हम देखने वाले हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चा करता है कि बिग कलेक्शन ऑफ बुक्स इन योर टेबल, मतलब किताबों का इतना बड़ा समूह, इतना बड़ा ग्रुप आपके डेस्क पर लगा होता है। जैसे मान लिया अभी आपके एसएससी जीडी का एग्जाम है, तो आपके पास कम से कम 5 से 6 बुक एसएससी जीडी एग्जाम की होंगी। 2 महीने बाद यूपी पुलिस, मान लिया किसी दिल्ली पुलिस का या यूपी पुलिस या पैट का या सीटेट का किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर एग्जाम है, तो 5-6 बुक फिर आप उसकी लाएँगे। लेकिन समस्या एक है कि जब आप बुक का कलेक्शन लेते हैं या बुक को आप इकट्ठा करते हैं, तो मेन बात है कि आप क्या उसको पूरा करते हो, नहीं करते हो। अगर आप उसको पूरा कर लेते हो एक बार में, तो मान के चलना आपको वो किताब लगभग-लगभग 20 से 25% उसका ज्ञान आपके अंदर वर्जित हो चुका है। फिर आप उसको दोबारा रिपीट करते हो, तो उसका 40%, दोबारा में 60, ऐसे करके उसका हो जाता है। लेकिन मेन बात ये है कि आजकल जो मार्केट में किताबें आ रही हैं या आपके पास भी डेस्क पर बुक हैं, आप भी गौर करना उन चीज़ों को, तो क्या वो बुक ऐसी है कि आप उस बुक्स को अगर 3 महीने में लगातार पढ़ोगे, क्या क्या खत्म कर सकते हो एक बार? वो 3 महीने में आप एक बार उसको खत्म नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि भई सब्जेक्ट वाइज़ अलग-अलग बुक्स होती हैं। अगर आप जीके की ही कोई बुक्स उठा के देख लो, चाहे लूसेंट उठा के देख लो, सबसे पतली बुक है, तो आप उसको 3 महीने से पहले कंप्लीट नहीं कर सकते एक बार। एक बार कंप्लीट करने का मतलब है कि आपको उसमें से कितना समझ में आया? कुल 20% आपके दिमाग में उसका बैठ चुका है। फिर आप उसको दोबारा रिपीट करने होगा, तिबारा रिपीट करना होगा, फिर 4 बार, 5 बार ऐसे करोगे तब आपको रिपी 70 से 80% वो किताबें अब याद होंगी। तो आपका कंप्लीट कितना हुआ? स सब्जेक्ट 1 करने कितने हैं? 4 महीने कितने लग गए? 3। अगर आपने वो किताब कंप्लीट कर ली तो ठीक है, अगर सोच कर देखना अगर आपसे वो किताब कंप्लीट नहीं हुई तो आपकी क्या मतलब दुर्दशा होती है। मतलब अपने दिमाग में आप कितना लोड लेते हो कि यार ये किताब बहुत अच्छी थी लूसेंट, हर सर ने मुझे गाइड किया था, लेकिन मैं इसको नहीं कर पाया, इसका मतलब मेरा ये सब्जेक्ट वीक है। आप उसी चीज़ को मतलब गाँठ मार के बैठ जाते हो कि भई ये बुक्स मेरे से पूरी नहीं हुई है और इसमें जो कंटेंट है वो अच्छा है। ये टॉपर्स ने मुझे गाइड किया है या किसी टीचर ने गाइड किया है, तो इसका मतलब अगर मैंने ये किताब पूरी नहीं की, तो मेरा सिलेक्शन बहुत दूर है। आप खुद से ही मान के बैठ जाते हो। सबसे बड़ा कारण है सिलेक्शन ना लेने का ये, कि आपके डेस्क पर जितनी भी किताबें हैं, या तो वो आपसे पूरी नहीं हो रही और अगर पूरी हो रही है, तो वो एक बार पूरी हो रही है। तो आपको इसका करना क्या है? इस गलती का सुधार क्या है? इस गलती का सुधार ये है कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात बता रहा हूँ मैं, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, उन सब के लिए एक ही किताब, एक ही गाइडलाइन या एक ही चीज़ फ़ॉलो करनी मतलब कर सकते हो आप। जैसे अगर हम बात करें एसएससी एग्ज़ाम की, तो प्रीवियस ईयर की बताई जाती है, जैसे किरण हो गई, पिनाकल हो गई, ठीक है? ये किताबें ऐसी हैं कि अगर आप एसएससी जीडी के लिए इस किताब को पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर को, तो वो सीजीएल के लिए बेनिफिट होगा उससे। सीएचएसएल, एमटीएस, सीएचएसएल, फिर आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए भी इवन नहीं लेनी होगी कहीं से भी कोई भी किताब, वो ये किताब आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अब मान लिया आपका एग्ज़ाम 2024 में एसएससी जीडी का हुआ था, अब 2025 आ चुकी है, तो भई वो तो पब्लिशर है, वो पब्लिकेशन है, वो तो हर साल उनका काम ही ये है, उनकी तो मार्केटिंग यही है कि वो हर साल अपनी नई किताब देंगे, नई किताब बेचेंगे, कुछ ना कुछ ऐड करके बेचेंगे, क्या? एडिशन, 6th एडिशन, 7th एडिशन, ये एडिशन, तो उनका मतलब काम क्या है? उनका काम है कि अपनी मार्केट में वैल्यू बनाना और अपना पैसा कमाना। और आपका क्या काम है? आपका काम है कि जो किताब आपने 2 साल पहले ले ली, उसी किताब को आप अगले 4 साल तक कोई भी एग्ज़ाम फोड़ सकते हो। अगले 4 साल छोड़िए, अगर आपकी सीट पे कोई 2018 की कोई बुक रखी है जीके की, तो उससे आप 2025 तक के सारे एग्ज़ाम फोड़ सकते हैं। ये मैं गारंटी से या वादे के साथ आपसे बता रहा हूँ। अगर आप किसी के पास कोई पुरानी बुक है और आपका एग्ज़ाम अभी है, अगले 1 महीने में, 2 महीने में, तो आप उस किताब को पूरी करिए, फिर मुझे आगे बताना कि सर मैंने उस किताब से पढ़ा था 2018 वाला जो पब्लिकेशन था और अब जो एग्ज़ाम हुए हैं, मेरा वो नहीं मतलब क्लियर हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ जीएस की मेनली। तो जीएस में जो चीज़ें 2018 में थी, वो 2025 में भी हैं। उस किताब से अब भी सिलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन गलती क्या करता है बच्चा कि 2023, 2024 वाला जो कलेक्शन उनके पास होता है बुक्स का, उसको पुराना मान मान मतलब समझते हैं और 2025 में जो एडिशन आया, उसको ले आते हैं। 2000 वाले 2024, 2023, 2022 वालों का इतना बड़ा चट्टा होता है, फिर उसके ऊपर 1 चट्टा और, 1 किताब और, 2 किताब और, ऐसे एडिशन वो करते जाते हैं। तो भई एक एडिशन नहीं करना है, अगर आपके पास जीएस की 1 बुक है, तो सिर्फ़ सारी ही किताबें अलग हटा के उसी किताब को पढ़ो, ठीक है? तो जितनी भी टेबल पर आपकी बुक्स हैं, मोटी-मोटी किताबें हैं, उनको साइड में रख दो। उनको साइड में रखने से आपके दिमाग का आधे से ज़्यादा वज़न ऐसे ही कम हो जाएगा, लोड ऐसे ही कम हो जाएगा।
क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपके माइंड में फिर ये बातें नहीं होगी कि भाई मैंने तो अभी ये किताब नहीं पढ़ी, ये भी ज़रूरी थी पढ़नी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और करंट अफेयर की मैंने ये नहीं पढ़ी, सर बता रहे थे इसके बिना सिलेक्शन ही नहीं है, तो मेरे तो अब सिलेक्शन कैसे होगा? फिर बता रहे थे किरण की नहीं करी, लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर ज़रूरी है, तो इसके बिना फिर मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? तो ऐसा जो लोड आप दिमाग पर लेते हो डे बाय डे, वो खत्म हो जाएगा। तो आपकी डेस्क पर बुक्स का कलेक्शन सबसे कम होना चाहिए, इतना कम होना चाहिए कि वो आपकी पकड़ में हो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है? चाहे मार्केट से आप गंदी से गंदी किताब ले आइए जीएस की, अगर आप उसको पढ़ पा रहे हैं कई बार, तो श्योर सिलेक्शन आपका ओके रहेगा, ठीक है? वरना आप कितनी भी अच्छी से अच्छी किताबें ले आइए, और अगर आपने वो नहीं पढ़ी है 3-4 बार और आपने चट्टा लगा रखा है, तो उससे आपका सिलेक्शन रुकने वाला है, होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपनी किसी शीट पे से जो भी स्टडी मटेरियल है, उसको थोड़ा सॉर्ट करना है, उसको थोड़ा समेटना है। उसके बाद उसको पढ़ना चालू करना है, अंदर से मोटिवेट आएगा कि यार एक किताब पढ़नी है, 1 महीना मैं इसे में रट करूँगा। अगर आप 6 किताब देखोगे तो वैसे ही आपका दम सूखता जाएगा। तो किताबों जो कलेक्शन है वो आपको कम करना है। पहला ही पॉइंट हमारा ये था कि जो किताबों कलेक्शन है वो हमें कम करना है। दूसरा है हमारा कि नॉट ट्रस्टेड ऑन योर ओन हैंड रिटन नोट्स, मतलब जो अपने आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, चाहे वो जीएस के हैं, चाहे वो रीजनिंग के हैं, चाहे वो मैथ्स के हैं, चाहे वो किसी अन्य सब्जेक्ट के हिंदी या इंग्लिश के मान लीजिए, तो आपको उन पर भरोसा कुछ दिन बाद उठ जाता है। कैसे? मान लिया जैसे दिल्ली पुलिस की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं या जीडी की कर लो, चलो अगर जीडी में मान लिया मेरे मैथ्स में नोट्स हैं बने हुए, पुराने नोट्स हैं, 2-3 साल पहले बने हुए नोट्स हैं, और अगर आज के दिन मेरा एग्जाम है एसएससी जीडी का और 20 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो मेरे नोट्स में से नहीं थे, तो मैं नोट्स को अपने को बिल्कुल रद्दी के फॉर्म में मान लूंगा कि यार इसमें से 2 क्वेश्चन थे, ये भी नहीं हुए मेरे से, बाकी तो मैं कर ही लेता था। लेकिन जो 18 क्वेश्चन है वो तो आपसे नोट आपके नोट्स में थे, तो आप उन 2 क्वेश्चन की तरफ को इतना भगोगे कि वो 18 भी आपके छूट सकते हैं। तो भाई जो आपके नोट्स है ना, वो इतने ज़रूरी हैं, इतनी बेनिफिशियल है, उनका लेवल ही कुछ नहीं होता। आप बोलते सर मेरे पे तो बहुत कम लेवल के नोट्स हैं, सिर्फ इतने से ही नोट्स हैं। कितने भी नोट्स हों, किसी भी लेवल के नोट्स हों, सबसे पहले आपको 100% वो नोट्स आपके टिप्स पर होने चाहिए। चाहे वो कोई सा सब्जेक्ट के हों। मान लीजिए जीएस के नोट्स हैं, किसी भी टीचर्स के हैं, ऑनलाइन टीचर्स के हैं, ऑफलाइन टीचर्स के हैं, बुक के हैं, कैसे भी नोट्स हैं, सबसे पहले आपके वो तैयार होने चाहिए। उसके बाद आप कहीं और जा सकते हो, किसी और तरफ जा सकते हो। तो अपने नोट्स पर सबसे पहले भरोसा करना है, चाहे वो कितने भी पुराने हों। चाहे वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हों या क्वेश्चंस नहीं आ रहे हों, लेकिन आपको वो नोट्स पर भरोसा करना है और आखिर तक करना है। और जब-जब आप जीएस की या किसी सब्जेक्ट को उठाएँगे, रिवीजन करेंगे, तो सबसे पहले उम्मीद करना, कोशिश करना कि हम अपने नोट्स से शुरुआत करें। दूसरी किताब उठाने से पहले सबसे पहले अपने नोट्स को खंगालो, उसके बाद किसी दूसरी अन्य किताब को आप करने की तरफ जाओ। ठीक है? इतनी क्षमता, इतनी पावर होती है अपने हैंड रिटन नोट्स में कि किताब में लिखी हुई चीज़ें जो आप 10 दिन में पढ़ सकते हो, और वही सेम बातें लिखी हुई अपने नोट्स में आप 1 दिन में पढ़ सकते हो। हैंड रिटन नोट्स अपने नोट्स में यही फ़र्क होता है, इंस्टेड ऑफ बुक्स के नोट्स से होते हैं या बुक्स को हम जो पढ़ते हैं। ठीक है? तो जो नंबर हमारी 2 प्रॉब्लम थी, उसका समाधान मैंने बता दिया है कि क्या करना है। सबसे पहले अपने नोट्स पर 100% भरोसा जताना है और वो ही सबसे पहले रिपीट करने हैं, चाहे उस क्वेश्चन कहीं आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। ठीक है? कहीं आया हो या नहीं आया हो, लेकिन जो आपके पास नोट्स हैं, किसी भी सब्जेक्ट के, कंप्यूटर के हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। मैं बताऊँ, मेरे दिल्ली पुलिस में हैंड रिटन नोट्स थे, मतलब सारे ही मेरे, अभी तक मेरे पास एक भी कोई अपनी किताब नहीं है, अपनी मतलब कि जो मैं खरीद के लाया हूँ और मैंने मेरी सीट पे रखी हो। जो भी किताबें हैं, जो भी नोट्स हैं, वो सारे मेरे अपने हाथ के लिखे हुए हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों। और सबसे पहले उन पे ही भरोसा करता हूँ कि अगर क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ से आएगा, वरना नहीं आएगा। और उम्मीद भी करता हूँ कि वहाँ से क्वेश्चन फँसते हैं, और अगर क्वेश्चन नहीं फँसते, तो भाई वो किताब से भी नहीं फँसते, तो वो किसी से भी नहीं फँसते, तो उनकी तरफ आपको नहीं जाना है, आपको सिलेक्शन लेना है। और मैं टॉपर्स की स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूँ कि टॉपर्स ऐसा करते हैं, इसको करके आप टॉप हो जाओगे, नहीं। टॉपर्स की स्ट्रैटेजी या टॉप करने के लिए आपको ये जो चीज़ें मैं बातें बता रहा हूँ, इससे कहीं और ऊपर जाना होगा, उसके लिए आपको और ज़्यादा एफर्ट डालने होंगे। ऐसा नहीं है इससे टॉप नहीं करा बच्चों ने, किया है, लेकिन मैं गारंटी नहीं कर सकता इस बात को। मैं गारंटी कर रहा हूँ आपका एग्जाम क्रैक होने तक की, ठीक है? तो जो मेरे कंप्यूटर के हैंड रिटन नोट्स थे, वो मैंने देखा कि भई वो मुझे बहुत शॉर्ट लगे। शॉर्ट मतलब कि कंप्यूटर मेरे 10 से 12 पेज में सिमटा हुआ था। अब मैं दिल्ली पुलिस तैयारी कर रहा था भाई कंप्यूटर को लेकर। मैंने देखा यार, 10 पेज में क्या कंप्यूटर आएगा, इसमें क्या क्वेश्चन आएँगे? मैंने वो छोड़े और दोबारा जो क्लासेस ले रहा था या यूट्यूब से पढ़ रहा था, मैंने वहाँ से लेनी चालू कर दिए। 50-55 पेज में मेरे अंदर से खुशी आई। मैं कहा यार, ये तो बहुत डीप मतलब कंप्यूटर पढ़ रहा हूँ मैं। हकीकत ये है
कि जो डीप पढ़ रहा था वो क्वेश्चन फिर भी मेरे असमंजस में रहा, मैं उनको फिर गलत करके आया, मतलब ये कि वहाँ मैं कंफ्यूज हो चुका था। वो मैंने कई बार रिपीट नहीं करे। वो जो 10 पेज के क्वेश्चन थे जिन्हें मैं स्किप करके गया था, जो नोट्स थे मेरे 10 पेज के, वहाँ से क्वेश्चन फंसे, लेकिन वे छूटे क्यों? क्योंकि भाई मैं उन्हें नहीं पढ़ के गया। तो सबसे पहले आपको उन 10 पेज को पढ़ना है जो आपके पास पहले ही ऑलरेडी लिखे हुए हैं, चाहे वो किसी भी भर्ती के सही, लेकिन होने चाहिए उसी सब्जेक्ट के। भर्ती वाइज सब्जेक्ट मत पढ़ो, सब्जेक्ट पढ़ो कि कोई भर्ती आएगी, सब्जेक्ट यही रहेंगे, क्वेश्चंस ये रहेंगे। ठीक है। तीसरी बात है सिलेक्शन ऑफ अ न्यू टीचर्स डेली, मतलब रोज एक नए टीचर की हमें खोज रहती है कि यार मैथ इन टीचर से मैं पढ़ रहा हूँ, तो इन टीचर्स का मैंने सुना है कि मेरे भाई वो बता रहे हैं कि इन टीचर्स का भी इतना रोला नहीं रहा है मार्केट में, इनसे इतना सिलेक्शन नहीं आ रहे हैं या इनके पास इतनी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अब शॉर्ट ट्रिक के लिए वो सर आए हैं, मैं उनसे पढ़ता हूँ एक बार। फिर बोल रहे हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस जो है वो उन सर से पढ़ लीजिए, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिर बोलते हैं कि नहीं, जो वर्क एंड वेजेस है वो टीचर से पढ़िए, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिर कोई बोलता है नहीं सर, जो हमारी रेड बुक है, जो राकेश सर की पब्लिकेशन की किताब है, क्लास नोट्स है, आप उनको पढ़िए, सबसे अच्छी और सबसे सटीक चीजें हैं उसमें अंदर। तो हम फिर डेली इसी चीज को देखते रहते हैं कि हाँ यार उस टीचर से पढ़ लिया, कल उससे पढ़ लिया, परसों उससे पढ़ लिया। और हकीकत ये है कि आप किसी भी टीचर से पढ़िए जो आपको पढ़ा रहा है, अगर आप उससे 100% उसकी जो वीडियो हैं, अगर 90% भी आपकी उस वीडियो को समझ में आ रही है उनकी पढ़ाई हुई, तो आपका सिलेक्शन फिर भी नहीं रुकने वाला है। मार्केट में किसी भी मतलब टीचर्स का आप नाम लो या किताब का या नोट्स का नाम लो, अगर आपने उनसे पढ़ा है ठीक से, तो आपका सिलेक्शन होके रहेगा। सही है। तो एक टीचर पकड़ो, चाहे वो आपको अच्छा है या आपको अच्छा कम लग रहा है, चाहे वो बोरिंग है, चाहे कैसा भी है। मेन टारगेट होना चाहिए कि सारे टॉपिक हम एक ही से पढ़ें। ठीक है। वो अलग बात है कि उसमें किसके पास शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये नहीं है, लेकिन भाई शॉर्ट ट्रिक कोई बहुत लंबा सॉल्यूशन नहीं है चीज़ों का, बहुत छोटा सॉल्यूशन है। उसका मतलब है अगर आपने कोई चीज़ें डीप से पढ़ रखी हैं, तो शॉर्ट ट्रिक आप अपनी तरफ से खोज निकालोगे। और बहुत से स्टूडेंट अगर ज़्यादा ही एक्सपीरियंस मतलब बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उन्हें खुद से पता होगा कि शॉर्ट ट्रिक कोई मतलब पेड़ से नहीं बनती है, पेड़ से नहीं झड़ती है, वो खुद नहीं बच्चों ने बनाते हैं। कब? कि जब एक क्वेश्चन वो 50-100 बार करे होते हैं, तो उन्हें खुद तरीका याद हो जाता है, वो तो डायरेक्ट अपना सॉल्यूशन लिखते हैं। तो वो बोलते हैं कि भाई देख, नए बच्चों को बोलते हैं कि देख ये है शॉर्ट ट्रिक। लेकिन वो क्या है? वो है उनकी प्रैक्टिस। तो भाई प्रैक्टिस से ही वो शॉर्ट ट्रिक आई है। तो आप शॉर्ट ट्रिक की तरफ मत जाओ, अगर आप बिगिनर्स हो। शॉर्ट ट्रिक आपको 2 साल बाद अपने ही आप बनानी आ जाएगी। ठीक है। तो टीचर्स सारे ही सेम हैं, सारे टीचर्स बढ़िया हैं, जो आपको पढ़ा रहा है उससे ही पढ़िए, सारे सब्जेक्ट पढ़िए। अगर दोस्त आपको कोई गाइड कर रहा है कि भाई इससे ना इससे पढ़ो, मैं इससे पढ़ा हूँ, तो आप बोल दो ठीक है, आप इससे पढ़े हो तो अच्छी बात है, मैं इससे पढ़ रहा हूँ, तो मेरा भी सिलेक्शन होके रहेगा। तो इस बात के ऊपर आप बिल्कुल स्थिर रहिए और उनके बहकावे में नहीं आइए जो बच्चे को बता रहा है। फोर्थ बात आती है ऑनलाइन मॉक टेस्ट की। आजकल कितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, हमारे पास भी बहुत प्लेटफॉर्म के आते हैं कि हम आपको कूपन कोड प्रोवाइड कर देंगे, आपको भी डिस्काउंट मिल के आपको भी कुछ पैसे मिल जाएंगे, ये मिल जाएगा। लेकिन भाई जो अच्छे प्लेटफॉर्म है ना, जो अच्छे प्लेटफॉर्म है, जैसे ग्रेडअप भी है एक ऑलिव बोर्ड है, एक टेक्स्ट बुक है, इनके तो हमें कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अगर सीरियस कैंडिडेट है, आपको कोई लगातार तैयारी कर रहे हो, तो आपको इनके बारे में सबको पता है। और अगर मैं कूपन कूपन कोड, मेरे पास भी है कूपन कोड, अगर मैं कूपन कोड आपको प्रोवाइड करूँ और अगर आपको उससे 20 रुपये बच ही गए, तो क्या आपका सिलेक्शन हो गया? नहीं। उम्मीद है आपने वो ले रखा होगा उससे पहले ही, जो कोई टीचर आपको गाइड करे। तो टेक्स्ट बुक की अगर मैं बात करूँ, मेनली मैं टेक्स्ट बुक पर ज़्यादा प्रेफर करता हूँ भाई। तो टेक्स्ट बुक की मैं बात करूँ, तो किसी भी एग्जाम की अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मॉक टेस्ट लगाने की बजाय आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगाओ। मतलब वहीं पे उसका पास प्रो लेना पड़ता है, आप उसको ले लीजिए, और 100-150 रुपये महंगा जाएगा। अभी तो न्यू ईयर सेल चल रही थी उस पर, हो सकता है चल भी रही हो, 26 जनवरी की आने वाली है फिर, तो फिर ले लेना कुछ दिन बाद। 350 लगभग वो चल रहा है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका। तो उससे क्या होगा कि भाई जो उससे मॉक टेस्ट होते हैं, जैसे एसएससी का 4 तारीख से एग्जाम है, तो उसके उन्होंने मॉक टेस्ट डाले हुए हैं, मिनी मॉक टेस्ट भी और फुल मॉक टेस्ट भी। तो आप उनको करने की बजाय एक बार 2024 में, 2023 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर वहां पड़े हैं, मॉक टेस्ट पेपर पड़े हैं, आप उनको सोल्व करो। ठीक है। उससे 2 फायदे होते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये श्योर होते हैं कि ये जो क्वेश्चन ऊट पटांग सा भी लग रहा है, ये ऊट पटांग नहीं है, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको उस पर जिद मारनी होगी, आपको उस पर अडिग रहना होगा। अगर मॉक टेस्ट में मैं खुद की बता रहा हूँ कि अगर मॉक टेस्ट में कोई ऊट पटांग सा क्वेश्चन आ गया, तो मैं छोड़ के चल देता था कि हो सकता है यार ना एग्जाम में आए,
क्योंकि मन में ये बात रहती है कि पता नहीं यार नया क्वेश्चन है या सही भी है गलत भी है, पता नहीं क्यों बना रखा है अजीब सा ऐसा। हम बोलते थे कि यार देखिए इसका कोई औचित्य है आने का, इस क्वेश्चन की कोई मतलब इसमें कोई उम्मीद है तुम्हें एग्जाम में मिल जाएगा ये। तो स्टूडेंट बोलते नहीं इसकी तो उम्मीद नहीं है, तो उल्टा सीधा क्वेश्चन है, लेकिन वो आ जाते थे। और अगर वही क्वेश्चन किसी भर्ती में आया हुआ था और मेरे सामने वो आए और अगर ना हो, तो मैं फिर ये सोचता हूँ कि यार ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इसका मतलब तो मैं भर्ती से बाहर हूँ। तो आपको भी करना क्या है कि भाई जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको सबसे पहले प्राथमिकता देनी है बजाय मॉक टेस्ट देने के। और अगर आप सबसे पहले अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 2024 में जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए हैं, एसएससी के एग्जाम दिख रहा है आपको? साफ नहीं दिख रहा है, चलो ब्लैक से लिख देता हूँ। 2024 में जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए हैं, कितने हुए हैं भैया? कम से कम 10 से 12 एग्जाम हुए हैं। उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको लगाने होंगे ऑनलाइन, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, स्टेनो हो, सीपीओ हो, कोई सभी हो, चाहे वो इवन दिल्ली पुलिस हो। एसएससी के पिछले 2024 के एग्जाम आपको लगाने होंगे मॉक टेस्ट के रूप में, लेकिन वो मॉक नहीं होंगे, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद 2025 के लिए, 2025 में आपका जीडी का एग्जाम है फरवरी में, उसके लिए हर सब्जेक्ट बता रहा हूँ मैं, 4 सब्जेक्ट हैं तो चारों का इंडिविजुअल मॉक टेस्ट लगाइए, वो भी प्रीवियस ईयर। अगर जीएस का है तो बहुत अच्छी बात है, अगर जीएस का प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट कर रहे हैं और उस टेस्ट के साथ आप उसकी एक्सप्लेनेशन नीचे देख पा रहे हो, चाहे ओ सब्जेक्ट की देखो या न देखो, लेकिन जीएस की आपको एक्सप्लेनेशन या जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन या ब्रीफ जो उसकी एक्सप्लेनेशन होती है क्वेश्चंस की, वो जरूर देख के जानी है, वो जरूर आपको नोटबुक में लिखनी है। अगर आपने जीएस के कहीं से नोट्स नहीं बनाए हैं तो मैं वादा करता हूँ एसएससी के लिए सबसे बैड इफेक्ट क्या होता है कि टेक्स्ट बुक में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाते हो उनकी जो एक्सप्लेनेशन नीचे दी होती है उसको अगर आप कॉपी में नोट डाउन कर लो, सबसे बेहतरीन सबसे अच्छा रिजल्ट उसका देखने को मिलता है। आप उसको एक बार करके देखना, किसी अगर जीएस का कर रहे हो तो जीएस का इवन एक सब्जेक्ट का करके देख लो, कौन से का, मान लिया पॉलिटिक करके देख लो आप, कि पॉलिटिक जो भी क्वेश्चन आया उसकी आप एक्सप्लेनेशन एक बार लिख लो, और उस एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद अगर आइंदा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपसे वो छूटेगा नहीं। ये मैं उम्मीद करता हूँ, इतना भरोसा मैं टेस्ट बुक पर करता हूँ, आपको भी करना चाहिए। ऑनलाइन मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं भाई? मॉक टेस्ट की बजाय आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रेफर करने हैं। मॉक टेस्ट कम लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज्यादा लगाओ, ठीक है। लास्ट है हमारा कि माइंड सेट ड्यूरिंग एग्जाम डे। जिस दिन हमारा एग्जाम होगा, जिस दिन हमारी परीक्षा होगी, तब हमारा माइंड सेट क्या होना चाहिए, या कैसे हम उसको अटेम्प्ट करें एग्जाम को, या कैसे उसको हम एग्जाम के दिन अपने माइंड को रिलैक्स करें। देखना सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना कि जो आपने पढ़ लिया वही सब कुछ था, वही सारा कुछ था, उसी में से आना है। एक बात तो सबसे पहले ये सोच के जानी है। दूसरी बात ये सोचनी है कि जब हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले ना उसकी कट ऑफ को हम जाने, ना उसका हम लेवल को जाने, ना हम किसी से इतनी बात करें कि उसके हमें चर्चाएं हों कि हमसे ये रह गया, वो रह गया, ये रह गया। दो बातें। तीसरी बात है क्या? तीसरी बात ये कि ना हम कभी भी एग्जाम देने से पहले उन चीजों को याद करें जो हमसे छूटी हुई हैं। जैसे मान लिया इस भर्ती के लिए मैंने करंट अफेयर ना पढ़े, तो मैं कभी भी एग्जाम वाले दिन ये याद ना करूं कि भाई मैं करंट अफेयर नहीं पढ़ पाया। मैं सोचूंगा कि चल मैंने करंट अफेयर नहीं पढ़े, बाकी तो कितनी चीजें पढ़ी हैं, इतने में एग्जाम क्लियर हो जाएगा मेरा। लेकिन बच्चे क्या दिमाग में आता है कि भाई एक तो मैंने करंट अफेयर नहीं पढ़े, ठीक है, अब मैथ्स पे आ जाता हूँ। मैथ्स में मैंने यार 2D 3D के फॉर्मूले याद नहीं करे, ठीक है। फिर मैं बोलता हूँ यार जो मेरे से ट्रेन वाले क्वेश्चन है वो नहीं होते, दो तरह के मेरे रह गए हैं, वो मैंने नहीं देख पाया हूँ। तो हमारी चीजें वो दिमाग में आती है जो हम छोड़ कर आए हैं। लेकिन कभी भी क्या आपके दिमाग में ये चीजें आई कि हम पढ़ के कितना आए हैं? हमने कभी सोचा कि यार हमने पूरी रीजनिंग पढ़ रखी है, हमने पूरी हिंदी पढ़ रखी है, हमने जीएस सारी कर रखी है सिर्फ कुछ ही पोर्शन को छोड़कर, या हमने मैथ सारा कर रखा है? हमारे दिमाग में ये चीजें पॉजिटिव चीजें नहीं आती, नेगेटिव आती हैं कि 2D 3D के फॉर्मूले रह गए, चाहे वो क्वेश्चन पेपर में ना हो, फिर मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया। तो ऐसी चीजों को अवॉइड करो। आप सोचो कि जो रह गया था वो पेपर में नहीं आना, और अगर आएगा भी तो हमें 100% पेपर नहीं सोल्व करना है। सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि हमें 100 के 100 क्वेश्चन 80 आते हैं, 80 के 80 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है, उसके लिए हमें स्ट्रेटेजी बना के जाना है। 3 पॉइंट हो गए एग्जाम डे वाले दिन। फिर चौथा पॉइंट आपको क्या सोचना है कि भाई जितने भी एग्जाम हॉल में बच्चे बैठे हैं वो आपस में क्या दिखाएंगे कि यार मेरा एसएससी सीजन निकला था, मैं तो सीपीओ से बाहर था मेरा। हाँ, होंगे, अपनी वजह अपनी जगह है। लेकिन मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर या एसएससी सीपीओ सीजीएल बच्चे भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम नहीं निकाल पाए हैं।
या हो सकता है निकाल भी लिया हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सिपाही से ज़्यादा तैयारी थी, लेकिन उन पे तब भी नहीं निकला है, ठीक है? एग्ज़ाम कभी भी 100% तैयारी से नहीं निकलता है। 100% मतलब कि आप श्योर नहीं हो कि आपकी तैयारी अच्छी है, तो आपका एग्ज़ाम निकले ही निकले। ये 10वीं 12वीं के बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है कि जितनी आपकी अच्छी तैयारी है, इतनी आप अच्छा लिख पाओगे, ठीक है? ये माइंड क्या काम करता है, वो उसी बच्चे को पता है जो वहाँ एग्ज़ाम में बैठकर प्रेशर झेलता है। तो उस टाइम माइंड को रिलैक्स करना है और ऐसे क्वेश्चन को, अगर मान लिया क्वेश्चन पेपर आपका स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहले ऐसे सब्जेक्ट को आप निपटाइए जो कम टाइम लेता हो। उससे क्या होगा, दिमाग पे एक जोर खत्म हो जाएगा कि मान लिया 80 क्वेश्चन थे, 80 क्वेश्चन आते हैं हमारे, और हमारी मिनट आती है कितनी, मिनट आती है हमारी 60 मिनट में। तो 80 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन ऐसे अगर मैं बोलूं कि भाई 40 क्वेश्चन मैं आपको 12-13 मिनट में करके दे दूं, तो आप क्या बोलोगे कि सर आधे से ज्यादा पेपर तो हमने 12-13 मिनट में कर लिया। तो हमें अंदर से ऐसी फीलिंग आई कि अभी तो टाइम बहुत है, हमारी हड़बड़ाहट थोड़ी कम होगी। तो ऐसे सब्जेक्ट को आप चुनिए, जैसे एक जीएस हो गया और दूसरा हिंदी, या जो इंग्लिश करने वाले हैं वो इंग्लिश ऑप्शनल होता है। तो जीएस और हिंदी को आप टारगेट करके जाना कि भाई पहले 15 मिनट में हमें जीएस और हिंदी कंप्लीट करनी है, बची है 45 मिनट, ठीक है? फिर हमारे क्या बचता है, रीजनिंग और मैथ। पहले जीएस को अटेम्प्ट करो, दूसरी बार दूसरे टाइम फिर किसी को करोगे, हिंदी करोगे, फिर तीसरी बार करोगे आप रीजनिंग को। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन मैं मानता हूँ 12 13 14 15 मिनट तक हो जाने चाहिए। फिर बचता है मैथ्स, तो लास्ट में मैथ्स को इम्तिहान से करिए। और मैथ्स के लिए या रीजनिंग के लिए एक सलाह और देता हूँ कि कभी भी अपने गुरूर या अपने बहम में मत रहिए कि अगर मैंने वाटर इमेज या कोडिंग डिकोडिंग मेरे बहुत तगड़े हैं, मैं क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। तो आप प्लीज उस अकड़ को जेब में रख कर जाओ। एग्जाम जिसने सेट किया है वो कहीं आपसे ज्यादा अकड़ रखता है, कहीं आपसे ज्यादा नॉलेज रखता है, ठीक है? तो आपका बहम भी टूट सकता है, और हमें बहम तोड़ना भी नहीं है किसी का, ठीक है? आपकी वहां कोई पीठ थपथपाने नहीं आएगा एग्जाम हॉल में कि भाई हाँ ये बच्चा ऐसा है जो मेरा बनाया हुआ एग्जाम इसने, मतलब क्वेश्चन इसने क्रैक किया है, बाकी किसी ने नहीं, किसी से क्वेश्चन नहीं हुआ। नहीं, एक क्वेश्चन के अलग से नंबर नहीं मिलते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, चाहे वो ईजी है या हार्ड है। तो सबसे पहले हम क्यों ना ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन देखें जो सबसे ईजी थे। हमें हार्ड देखना ही नहीं है, हमें अपनी पीठ थपथपानी ही नहीं है। हमें नहीं पुरस्कार चाहिए उनसे एसएससी से कि भाई इस बच्चे ने सबसे हार्ड क्वेश्चन सोल्व करके सिलेक्शन लिया है, नहीं लिया हमने। हमें तो हलवे हलवे क्वेश्चन करने हैं सबसे पहले। हमें टारगेट करना है कैसे 80 में से कम हमारे पहले अटेम्प्ट में 60 क्वेश्चन हो जाएं, पहली बार में, दूसरी बार में 10 क्वेश्चन और कर लेंगे मुश्किल से, बस। तो यही ऐसी स्ट्रेटेजी हैं, यही ऐसी चीजें हैं जो हमको माइंड सेट कूल रखते हैं, माइंड को हमें ठंडा रखते हैं, वही हमें फॉलो करके जानी है। तो इजी क्वेश्चन पहले करने हैं। और मैं ऐसी भी चीजें बताऊं आपको कि आपने ये चीज आपने भी नोट कर रखी होगी कि एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो मैथ रीजनिंग का है, मतलब कोडिंग डिकोडिंग है, आपसे वो नहीं हुआ, आपने उस पर आधा मिनट 1 मिनट 1.5 मिनट लगा दिया, फिर आप उसको स्किप करोगे नहीं। या तो क्वेश्चन को ऐसे स्किप करना कि उस पर टाइम वेस्ट ही ना हो, पहली बार में देखते नहीं बोलो। कुछ टॉपिक ऐसे रख लो कि यहाँ से क्वेश्चन मेरे पे टाइम लेता है तो हम उसे देखते नहीं, स्किप करेंगे, हम सेकंड राउंड में उनको करेंगे। जैसे डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग होते हैं, ठीक है? या बोलिए कोई पजल का क्वेश्चन आ गया, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, ठीक, तो आप बोलो कि भाई मैंने सेकंड बार में जो सेकंड राउंड में दोबारा घूम के आऊंगा, तो मैं तब के लिए इन्हें छोड़ के जा रहा हूँ, तब इन्हें रिपीट करूंगा। ऐसा नहीं करना कि थोड़ा सा तो आप कोशिश कर लो, थोड़ी सी फिर सारे पेपर कर दोबारा कर लो, फिर थोड़ी सी तब कर लो, ऐसे मत करना। मार्क एंड रिव्यू करके जाओ जो आपको बाद में देखने हैं, उसके बाद आप दोबारा आओगे तो हो सकता है क्वेश्चन 1 मिनट की बजाय आधे मिनट में हो जाए, और ऐसे होते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन अगर पहली बार में आपको आ रहा है तो सोल्व करके जाओ, और उस पर अडिग मत रहो बिल्कुल भी कि नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये तो हल्का है, नहीं हुआ, हो सकता है नहीं होना हो आपसे वो, ठीक है? तो एग्जाम डे वाले दिन सिर्फ और सिर्फ ये टारगेट नहीं करना कि मुझे तो 80 करके 80 में से 75 तो चाहिए चाहिए, 70 तो चाहिए चाहिए। ये ऐसा हो सकता है, मेरी बार कई बार ऐसा हुआ है कि जिस शिफ्ट में मेरा एग्जाम था, एसएससी सीजीएल की बता रहा हूँ मैं, तो उस शिफ्ट में इतनी हार्ड शिफ्ट थी वो कि मुझे खुद ये था कि यार या तो तेरी तैयारी कम है, ये इन बच्चों की तैयारी ज्यादा है जो ये धड़ाधड़ सोल्व कर रहे हैं, मेरे से तो अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं। मुझे ये पता नहीं था कि ये एग्जाम कितने लेवल का है, या अब से पहले एग्जाम कितने लेवल के चल रहे थे, अब से 2 दिन पहले 4 दिन पहले, अब से बाद में कितने होंगे, मुझे नहीं पता था। मुझे अपने आप पे शक हुआ कि यार मेरे तो बहुत कम कम जो मतलब तैयारी है। उसके बाद जब बाहर आया तो सबके मुंह उतरे हुए थे, कोई बोल रहा था मैंने तो 60 अटेम्प्ट किए हैं, कोई बोल रहा मैंने तो 55 ही किए हैं, कोई बोल रहा बहुत ही धुरंधर बच्चा था वो बोला 70 किए हैं। मैं मन में सोच रहा यार मैं तो 70 से ज्यादा करके आया हूँ, तो मतलब तैयारी तो मेरी ठीक थी। फिर मेरे मन में क्या विचार आया, मन में विचार ये आया कि भाई क्या अब तूने गलती ज्यादा कर दी। तो पकड़ा क्या गया कि जो मैं फिर तुक्के के चक्कर में रहा, जो मैं अपना 100 में से 80 टारगेट करके गया था घर से, मैं उसको अचीव करने के चक्कर में मैं नेगेटिव ज्यादा काट के आया था, ठीक है? तो एग्जाम को रूप के देख के
अगर एग्ज़ाम हार्ड है, आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो उनको छोड़िए, उनसे आप खुश होइए कि ये हार्ड हैं, किसी से नहीं हो रहे होंगे। उसको आप में नॉर्मलाइज़ेशन का फ़ायदा मिलेगा या जो भी मिलेगा आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो टारगेट सेट करके मत जाना कि 75 क्वेश्चन मिनिमम अटेम्प्ट चाहिए मुझे। अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर को देख के करना है, जितने सेफ अटेम्प्ट हैं, आप खुद ही वहाँ तक पहुँच जाओगे। उसके बाद 2-4 क्वेश्चन और अच्छे हो रहे हैं आपसे, तो ठीक है। जो 100% श्योर ये क्वेश्चन है, तो वो तो आप लगा के ही आओगे। अगर 50-50 भी चांस है, तो आप लगा कर आना है आपको, ठीक है? और इसमें तो 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है। आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 80 में से 80 क्वेश्चन कर पाओ। 80 में से 80 क्वेश्चन कर पाओ हर बच्चा, कि एक क्वेश्चन सही होने पर 2 नंबर मिलते हैं और गलत होने पर 0.25 कटते हैं, ठीक है? तो 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है। तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, और अगर 50-50 चांस है, तो उम्मीद है कि आपके नेगेटिव ज़्यादा कटते ही नहीं हैं। अगर आप थोड़े बहुत नेगेटिव कटेंगे, तो वो अगर आपको बिल्कुल ब्लाइंड आँखों पर पट्टी बाँध कर तुक्के मारते हो, तो ही कटेंगे, ठीक है? तो ये 5 पॉइंट थे भई। बाकी जो बातें हैं मैं आपको साथ शेयर करता रहूँगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। जो हमारा मेंटर जी टेलीग्राम ग्रुप है या व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे जॉइन हो जाइए। वहाँ पर डेली ऐसी अपडेट देता रहता हूँ, और उम्मीद है आपको ये बातें अच्छी लगें और आपको कहीं न कहीं एग्ज़ाम में बेनिफिशियल हों, ठीक है? तो भई फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।